हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो भारत के गणतंत्र का प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। अब देखिए, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य यानी ऐसा देश जिसका जो मुखिया होता है वो वंशानुगत न हो, यानी कि वो वंश परंपरागत न चलता हो। जैसे जो राजा है, राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा, ऐसा न हो, बल्कि वो लोगों के द्वारा चुना जाता हो। तो ऐसा जो है वो एक गणतंत्र देश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो ये बात तो सही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश के राजा से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में राजा जो है वंशानुगत होते हैं, यानी कि राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ऐसा है क्या कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भारत में राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कैसे होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो ये तो हो गया गलत, यानी कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो ये किस में है? तो कथन ए सही परंतु आर गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये बात तो सही है कि जो संघीय कार्यपालिका है उसका मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और ये किसके अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार, यानी आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उस अपने कर्तव्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद जो कार्य कहेगी वही राष्ट्रपति करता है। तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से क्या सही आंसर होगा? तो होगा कि कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो देखिए, वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो भारत की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित है? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, यानी कि केवल ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो किसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं भारतीय संविधान में? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ये किसमें है? अनुच्छेद 53 में। तो ये तो सही बात है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो कथन ए है कारण आर की सही व्याख्या, जो कथन ए है कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो ये बात तो सही है। ठीक है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है और कारण आर गलत है। तो ये किसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का यानी भारत का जो है प्रतिनिधित्व करता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन जो हमारे देश का यानी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो कौन होते हैं? तो हमारे सांसद, यानी कि जो
मंत्रिमंडल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इसके लिए सही होगा, क्योंकि ये नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिमंडल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो ये बात तो सही है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ये बात भी सही है कि इसमें क्या होता है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये बात सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष, है ना, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा और सी भी इसके लिए सही होगा, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे कि अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कैसा होता है चुनाव, तो अप्रत्यक्ष होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो विधान मंडलों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेंगे और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेंगे, यानी कि इस तरह से 1, 3 और 4 इसमें भाग लेंगे। तो 1, 3, 4 किस में है, तो 1, 3, 4 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। तो देखिए, अब 70वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि दिल्ली और पुदुचेरी को यह अधिकार दिया गया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और दिल्ली और पुदुचेरी के कैसे सदस्य भाग लेंगे, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो सम्मिलित हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचित हैं, लेकिन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो क्या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये बात सही है कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित क्षेत्र, तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के ही केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाओं के सदस्य वही भाग लेंगे, तो सभी के सभी नहीं लेंगे। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें केवल 2 दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी आंसर हम नहीं मान सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये लोग तो भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, तो सभी सदस्य नहीं लेते बल्कि निर्वाचित सदस्य लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अब यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो संसद के दोनों सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें आ गए कि नहीं आ गए। फिर उसके बाद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए इसमें जो है पूरा बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1, 2, 3 इसके लिए सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं,
तो केवल राज्यसभा के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा? नहीं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें निर्वाचित सदस्यों का नाम दिया गया हो, तो इसका कोई भी आंसर हम नहीं मान सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में अपने पद पर है, उसके पद से हटने के पहले ही, उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। तो ये बात भी सही है कि जो राष्ट्रपति है जिस दिन से अपने पद है, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है उसका शपथ ग्रहण करता है, उस दिन से अब 5 वर्ष पूरा होने तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है। तो ये बात भी सही है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो नहीं, स्थगित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है हम लोग स्थगित नहीं कर सकते। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने उम्मीदवारों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा। कितने लोगों के द्वारा? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा। इसके 50 निर्वाचक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 50 अनुमोदक और 50 जो है निर्वाचक होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो देखिए अब भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में क्या होना चाहिए? तो एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानमंडल सदस्यों के मतों के का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों का कुल संख्या के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है यह इसके लिए सही होगा, यानी केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, केवल 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। देखिए ये बात सही है कि जो जितने भी एमएलए होते हैं उनके जो वोट होता है उनका मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो ये तो सही बात है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ऐसा है क्या? नहीं, दोनों का इक्वल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। तो केवल ए जो है यानी कि केवल एक, ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। तो देखिए जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यानी राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए क्यों नहीं पात्र होगा? क्योंकि अगर वो विधान परिषद का उच्च सदन का सदस्य होगा, यानी कि जो विधान परिषद है ना, विधानमंडल के उच्च सदस्य यानी सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य होगा, तो वो उसके लिए अमान्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणांकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या है? तो वो जनसंख्या कब की है? तो 1971 की जनगणना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। और ये कब तक मान रहेगी? तो 2026 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, सांसद चुने जाने के योग्य होना चाहिए, यानी कि वो संसद
का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा कि जो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चुना जाए वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। देखिए, जो राष्ट्रपति है उसके बारे में कुछ बातों पर विचार करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो ये जरूरी है क्या कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा वो भारत का ही जन्मा हो? नहीं, बल्कि वो किसी भी तरह से, चाहे वो देसीकरण हो या किसी भी तरह से, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये बात सही है कि जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि संसद में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसमें सांसद होने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसको क्या होगा कि अगर जब वो निर्वाचित होने की तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यानी कि एक सांसद है या फिर वो विधानसभा का सदस्य है। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको क्या करना होता है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद जो अपनी सदस्यता है वो उसको छोड़नी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार, यानी कई बार जो है चुना जा सकता है, अनलिमिटेड बार। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? 57। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके चुनाव में यदि कोई विवाद है तो उस पर निर्णय कौन लेगा? तो वो लेगी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कब से कब तक रहता है? तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से, यानी जिस दिन वो अपना पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से लेके 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 61 में। और ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। कैसे? तो महाभियोग द्वारा, यानी आर्टिकल 61 से। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा सदन उस आयोग का अन्वेषण करेगा या करवाएगा। ठीक है, ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति खुद भी शामिल हो सकता है तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी कि वो अपना पक्ष भी रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, यानी किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देखिए, जब संविधान का उल्लंघन होगा ऐसी स्थिति में किसके द्वारा
जो है महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले जो है सूचना देना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? तो देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता? तो राज्य विधान सभा के लोग, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती। उसमें कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन के सभी लोग, यानी कि जो मनोनीत है वो लोग भी और जो लोग निर्वाचित है वो भी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो वो कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। देखिए, जो राष्ट्रपति है उसका खाली पद कब तक भर लेना चाहिए? तो अधिक से अधिक 6 माह के भीतर, और कम से कम जितना अधिक हो सके उतना जल्दी भर लेना चाहिए, यानी कि जल्द से जल्द भर लेना चाहिए, और अधिक से अधिक जो है 6 महीने के भीतर भर लेना चाहिए। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर है और उसका समय समाप्त होने वाला है, यानी उसकी पदावधि समाप्त होनी है, तो उसके पहले ही, इसका पद समाप्त होने से पहले ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, और अधिक से अधिक 6 माह के भीतर चुन लिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक आवश्यक हो जाना चाहिए। तो देखिए, अभी कितने टाइम के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, यानी कि 6 मंथ के अंदर ही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो कितनी महीने है? तो 6 महीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण बस वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही जो है उसका कार्य करेगा। उसके 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो मान लीजिए कि अगर जब राष्ट्रपति नहीं है, चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो या त्यागपत्र दे दिया हो या हट गया हो, ऐसी स्थिति में उसका कार्य कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तब कौन इसका कार्य करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के वो करेंगे, और वो भी नहीं होंगे तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम यानी सबसे बड़े वाले जो हैं न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति, उसके बाद से उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? जब राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो ऐसी स्थिति में कौन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा? तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस वक्त कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात सही है क्या? तो हाँ, ये बात सही है। देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि अगर मान लीजिए कि ये लोग, चाहे वो राज्यपाल हो या भारत का राष्ट्रपति हो, वो उसका व्यक्तिगत मामला हो, जैसे मान लीजिए उसका कोई घर का मामला हो, ऐसे में वो अगर कोई काम करता है, जैसे कोई अपराध करता है, तो उसके लिए जो है उसके व्यक्तिगत अपराध के लिए राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को उसके कार्यालय में या उसे निजी तौर पर जो है 2 महीना पहले बता दिया जाएगा, और उसके बाद 2 महीने के बाद उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये तो हो गया गलत। क्यों?
क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए तो उनको किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी मान लीजिए वो राष्ट्रपति के पद पर हैं और उन्होंने एक राष्ट्रपति की हैसियत से कोई कार्य किया, उसके लिए उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत मामले को लेकर उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, सबसे ऊपर हमारी संविधान है। तो इस तरह से ना तो एक सही है और ना ही दो, इस तरह से इसमें कोई भी जो कथन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसकी अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, यानी मंत्रिमंडल के कहने पर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो देखिए, अब जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आहूत करना होगा, तो कौन सी बात सही है? तो राष्ट्रपति का आशय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो देखिए, अब इसके लिए किसकी आवश्यकता है संयुक्त बैठक बुलाने के लिए? तो राष्ट्रपति के आशय की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो वह संसद का एक संगठक है, यानी कि ये बात तो सही है कि वह संसद का जो एक भाग है अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, फिर वह दोनों सदनों में चर्चा का भाग लेता है, तो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है कि नहीं? राष्ट्रपति नहीं लेता है। ठीक है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो ये बात सही है। फिर वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। अब क्वेश्चन जो है बहुत अधिक हो जाएंगे, इसमें 117 क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।